आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक ने आखिरकार सर संघ चालक को सत्ता की ताकत का एहसास करा ही दिया। तो जवाब में सर संघ चालक ने भी सत्ता के मद में डूबे अपने प्रचारक को अब संगठन की ताकत का एहसास कराने की ठान ली है। हालांकि इस बात का एहसास तो आरएसएस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी करा चुका है, लेकिन सत्ता का मद फिर भी दूर नहीं हुआ, क्योंकि संघ के वो प्रचारक गठबंधन के साथ ही सही, बैसाखियों पर ही सही, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन ही गए, सत्ता को अपने कब्जे में रखने में कामयाब हो ही गए। तो अब संघ और सत्ता के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान को सरसंघ चालक एक ठिकाने पर लगा ही देना चाहते हैं। इस खींचतान को एक निर्णायक मोड़ देने के लिए सरसंघ चालक ने एक अहम फैसला ले लिया है। इस फैसले में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ, संघ और नरेंद्र मोदी के बीच का शीत युद्ध अगर ठंडा नहीं पड़ा, तो इस फैसले का खामियाजा लोकसभा के नतीजों की तरह नरेंद्र मोदी को बिहार के चुनाव में उठाना पड़ सकता है और आगे चलकर बंगाल के चुनाव में भी। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। जो बात हमने अभी आपको बताई, उसके किरदारों को समझने में आपको कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हुई होगी। मोदी जी का नाम तो हमने पहले ही ले लिया। प्रचारक अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरसंघ चालक मोहन भागवत जी। मोदी और भागवत के बीच रस्साकशी भी लंबे समय से मोदी सत्ता के पार्ट 2 के दौर से ही आप देखते आ रहे हैं। वैसे हल्की फुल्की खींचतान मोदी सत्ता के पार्ट 1 के आखिरी दौर से ही दिखने लगी थी, लेकिन अब यह मामला उस चरम बिंदु पर पहुंच गया है कि संघ ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। क्या फैसला है वो? कि वो अपने राजनीतिक विंग यानी भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में किसी तरह का दखल नहीं देगा। संघ ने अपना दायरा तय कर लिया है। संघ एक गैर राजनीतिक संस्था है, सब जानते हैं, और राजनीति के क्षेत्र में अब वो कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, ऐसा संघ ने फैसला कर लिया। मोटे तौर पर तो इसमें हैरानी की कोई बात दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के रिश्तों का मौजूदा समीकरण संघ के फैसले के बराबर रखकर इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको आरएसएस के इस फैसले के कई पहलू नजर आने लगेंगे। उन पहलुओं पर ना ही आरएसएस का कोई पदाधिकारी खुलकर बोलेगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उन्हें समझना मुश्किल नहीं है। इन पहलुओं में सबसे ताजा पहलू भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव है। ऐसा नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर शायद अपनी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। अपनी जानकारी और सटीक अंदाज के आधार पर हम उसका नाम भी आपको बताएंगे, उसके चुनाव की वजह भी आपको बताएंगे। एक और बड़ी वजह नरेंद्र मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला भी हो सकता है, जो कि आरएसएस की सोच से बिल्कुल उलट है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप संघ के उस फैसले को पूरा जान लीजिए जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आरएसएस अब भारतीय जनता पार्टी को नियमित तौर पर प्रचारक देने का इरादा नहीं रखता। हालांकि फिलहाल जो प्रचारक बीजेपी में काम कर रहे हैं वो तो काम करते रहेंगे, लेकिन नए प्रचारक नहीं जाएंगे। बहुत जरूरी हुआ और बीजेपी ने कोई इमरजेंसी डिमांड रखी तो इक्का दुक्का नए प्रचारक दिए भी जा सकते हैं, लेकिन रूटीन के तौर पर जनसंघ के जमाने से संघ के प्रचारकों को बीजेपी में भेजने की जो व्यवस्था चली आ रही है, उसे अब जारी रखने के मूड में संघ प्रमुख मोहन भागवत नजर नहीं आ रहे हैं।
आप सब ये जानते हैं कि जनसंघ के दौर से और फिर भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद भी हमेशा से बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री आरएसएस का प्रचारक ही होता है। आरएसएस ने अपने इस फैसले की 3 वजहें बताई हैं। पहली और बड़ी वजह ही नरेंद्र मोदी के तौर तरीकों पर सवाल उठाती है। आरएसएस का कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से संघ के प्रचारक सत्ता में ही डूबे नजर आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? वो संगठन से ज्यादा राजनीति में उलझ गए हैं। इस बात से संघ सबसे ज्यादा चिंतित है। संघ की ये चिंता 100% सही भी लगती है। यहां तक कि आप लोग भी अगर संघ के किसी प्रचारक को जानते होंगे या देखते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भागवत जी की ये फिक्र, ये चिंता कितनी मुफीद और कितनी जरूरी है। लेकिन यहां एक सवाल भी उठता है, क्या बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है? 1977 में जनसंघ से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के दौर तक, और राज्यों में तो बीजेपी बरसों बरस सत्ता में रही है, सत्ता सुख भोगती रही है। और आरएसएस के प्रचारक बीजेपी में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया? क्या इसकी वजह नरेंद्र मोदी हैं, उनके तौर तरीके हैं, जिन्होंने सिर्फ सत्ता को ही विचारधारा बना दिया? प्रचारकों को सत्ता के ऐशो आराम में इस तरह उलझा दिया कि जब मोदी जी और भागवत जी का टकराव बढ़ने लगा तो बीजेपी में मौजूद प्रचारक भी मोदी जी का राग अलापने लगे। संघ की एक दूसरी दलील भी है, और वो है अपने काम का विस्तार, संगठन के काम का विस्तार। और तीसरी बात जो संघ बता रहा है वो है नए प्रचारकों की कमी। ये बात फिर नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता को ही कटघरे में खड़ा करती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बाकी नेता भी बड़े गर्व से कहते हैं कि मोदी जी के दौर में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। फिर अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है तो उनका मातृ संगठन इतना कमजोर कैसे हो गया कि उसके पास प्रचारकों की कमी हो गई? वैसे इसकी भी वजह वही है जो पहली फिक्र की वजह है, और वो है सिर्फ सत्ता को विचारधारा बना देना। ज्यादातर नए जुड़ने वाले लोग संघ का गणवेश पहनकर संघ के गीत तो गा रहे हैं, लेकिन वो संघ के नहीं, दरअसल सत्ता की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। अपने इर्द गिर्द सत्ता से जुड़े होने का दबदबा दिखाने के लिए खुद को आरएसएस का स्वयं सेवक बता रहे हैं। मोदी सत्ता के इसी मद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां तक कह दिया था, वो बड़ा चर्चित हुआ था बयान, कि पार्टी को अब संघ की कोई जरूरत ही नहीं। तो बच्चा जब पिता को ही आंख दिखाने लगा तो पिता ने भी कह दिया कि अपनी रोटी तू मुहैया करे, अब खुद जाकर, ऐ परिंदे तुझे ये सोचकर आजाद किया। संघ ने बीजेपी से थोड़ी दूरी बनाई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी 303 के प्रचंड बहुमत से 240 के अल्पमत में आ गए। आरएसएस नड्डा से इस कदर भड़का कि उसने एक्सटेंशन पर चल रहे नड्डा की जगह फुल टाइमर बीजेपी अध्यक्ष के लिए नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन नड्डा जी ने जो कहा था वो असल में तो मोदी जी की मंशा की ही अभिव्यक्ति थी। इसलिए मोदी जी की कृपा नड्डा पर आज भी बरकरार है। लोकसभा चुनाव के बाद कई बार संघ ने बीजेपी में किसी ऐसे अध्यक्ष को लाने का दबाव बनाया जो संघनिष्ठ हो, संघ में निष्ठा रखता हो, मोदी या सत्ता में नहीं। संघ ने मोदी के धुर विरोधी संजय जोशी और अमित शाह के धुर विरोधी वसुंधरा राजे का नाम भी आगे बढ़ाया, क्योंकि संघ चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सत्ता मोह से दूर होकर, खासतौर पर गुजरात लॉबी के चंगुल से दूर रहकर सिर्फ संगठन के बारे में सोचे और काम करे। साथ ही संघ के मूल्यों का भी पूरा ख्याल रखे जो मोदी और शाह के दौर में लगातार
हाशिए पर जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी राज्य दर राज्य विधानसभा चुनावों की दलील देते हुए आज तक नड्डा को ही अध्यक्ष बनाए हुए हैं। और अब खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने भागवत जी की ख्वाहिशों को दरकिनार करते हुए नए अध्यक्ष का नाम करीब करीब फाइनल कर लिया है। मोदी जी हर हाल में नड्डा का रिप्लेसमेंट नड्डा जैसे ही किसी यस मैन से करना चाहते हैं जो हां में हां मिलाता रहे। फिलहाल दो नाम मजबूती से सामने आ रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आप तो देख ही रहे हैं कि इस दौर में पक्ष और विपक्ष की सारी राजनीति ओबीसी वोटों को साधने में लगी हुई है। लेकिन फिलहाल विपक्ष इस मोर्चे पर काफी आगे निकल चुका है, तो इस चुनौती से निपटना बीजेपी के लिए आसान भी नहीं है। इसीलिए जाति जनगणना का ऐलान मोदी सत्ता को करना पड़ा, वो भी ऐसे नाजुक समय में जब देश पहलगाम आतंकी हमले के शोक और आक्रोश से गुजर रहा था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि जाति जनगणना के ध्वजवाहक विपक्ष के नेता और खासतौर पर राहुल गांधी रहे हैं, इसलिए ओबीसी वोट बैंक को साधना अब बीजेपी के लिए एक बहुत कठिन चुनौती है। इसलिए बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष पद पर किसी ऐसे चेहरे को स्थापित करना चाहती है जो ओबीसी वोट बैंक की पहेली सुलझाने में अहम भूमिका निभा सके। इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के ओबीसी समुदाय से आते हैं। उनकी जातीय पहचान ने ओबीसी राजनीति में एक मजबूत चेहरा बनाया है और खास तौर पर गैर यादव ओबीसी वोटों को साधने में धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी भूमिका रही है। यही बात भूपेंद्र यादव के लिए भी लागू होती है। वे राजस्थान से आते हैं और यादव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि ओबीसी समुदाय का बड़ा और ताकतवर धड़ा है। तो धर्मेंद्र और भूपेंद्र दोनों ही विपक्ष की ओबीसी राजनीति की काट के लिए अहम हो सकते हैं। दोनों सत्ता के साथ ही संगठन का भी अनुभव रखते हैं। दोनों ही अलग अलग समय में बिहार में संगठन और चुनाव का काम भी देख चुके हैं। और बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मोर्चा बिहार का चुनाव है, जहां ओबीसी की राजनीति सबसे ज्यादा महत्व रखती है। ये तो आप जानते ही हैं। मोदी और शाह इस बार बिहार में अपना सीएम बनाने के लिए जमीन आसमान एक किए हुए हैं। अब आप इन दोनों का यानी धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव दोनों की अलग अलग एक दो खूबियां जान लीजिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की नजर से। धर्मेंद्र प्रधान 2027 में यूपी का जिम्मा यानी वक्त आने पर यूपी की सियासत साध सकते हैं। यानी अमित शाह के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को सेट कर सकते हैं। प्रधान एक मुख्यमंत्री को सेट करने का करिश्मा बंगाल में दिखा चुके हैं। नंदीग्राम सीट के प्रभारी सुवेंदु ने ममता को हराया था। इसके अलावा बिहार के संदर्भ में वो ओबीसी की उसी जाति से हैं जिससे नीतीश आते हैं। मोदी और शाह इस बार नीतीश को ही रिप्लेस करना चाहते हैं। तो बिहार के लिहाज से भूपेंद्र की दावेदारी भी बहुत मजबूत है। एक तो उनकी यादव टाइटल लालू यादव और तेजस्वी की काट कर सकती है, तो यूपी में अखिलेश की भी। भूपेंद्र उत्तर भारत के शुद्ध हिंदी बेल्ट से आते हैं, तो भाषा की कोई दिक्कत नहीं, ना बोलने में, ना लिखने में, ना समझने में। और वो राजस्थान से आते हैं, तो वसुंधरा भी राइट टाइम रहेंगी, इसलिए ज्यादा चांस इन्हीं का बनता है। अध्यक्ष पद पर मोदी और शाह की मर्जी करीब करीब फाइनल होते देखकर संघ ने अपनी फेस सेविंग के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए भी किनारा करने का फैसला लिया हो सकता है, क्योंकि संघ की चिंताएं अपनी जगह वाजिब हैं। एक और बड़ी वजह जाति जनगणना संघ की सोच से ठीक उलट है। आप याद कीजिए
कि जाति जनगणना के ऐलान के ठीक एक दिन पहले भागवत जी मोदी से मिले भी थे। और आप 2015 का बिहार चुनाव भी याद कर लीजिए, जब भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कह करके बीजेपी को बुरी तरह उलझा दिया था और बीजेपी को पिछड़ना पड़ा था। कुल मिलाकर लगता यही है कि नरेंद्र मोदी ना ही खुद 75 साल बाद सत्ता से दूर होना चाहते हैं और ना ही सत्ता या बीजेपी पर अपनी पकड़ एक रत्ती भी कम होने देना चाहते हैं। इसलिए अपनी छवि को बचाए रखने की खातिर भागवत जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया है। प्रचारक को पार्टी में नहीं भेजने का फैसला। इसके जरिए वो मोदी के सत्ता के घमंड को भी संगठन की ताकत से चूर करना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि 2024 में जो ट्रेलर संघ दिखा चुका है, उसकी बड़ी फिल्म बिहार और बंगाल के चुनाव में भी दिख सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।